नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने क्लास संस्कृति का विषय वस्तु लेकर के आया हूं। हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और चित्रकला को हमने 4 स्कूलों में बांटा था। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती और ढूंढाड़। हमने 2 स्कूल पढ़ ली थी, मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल। आज अपन जो चर्चा करेंगे अगले स्कूल की, तो ये देखिएगा थोड़ा सी थीम बना दो आपके दिमाग में। हमने कहा था कि 1916 के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम आनंद कुमार स्वामी है, और ये जो आनंद कुमार स्वामी जी हैं, इन्होंने द राजपूत पेंटिंग्स, इसमें राजस्थान की चित्रकला का 4 विभाजन किया, जिसमें मेवाड़ स्कूल होता है, जिसमें मारवाड़ स्कूल होता है, जिसमें ढूंढाड़ स्कूल है और एक है हाड़ौती स्कूल। ऐसे करके 4 स्कूलों की इसमें जो है बात हुई है, जिसमें से हमने मेवाड़ पढ़ लिया है, मारवाड़ पढ़ लिया है। अब हम हाड़ौती और ढूंढाड़ को पढ़ेंगे। तो आइए हम हाड़ौती को शुरू करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। चलो पहले ढूंढाड़ को करें, हाड़ौती को करते हैं, देखते हैं। देखिए बिल्कुल मारवाड़ स्कूल अपना हो गया था पूरा। किशनगढ़ की शैली हमने पढ़ ली थी। चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी हो गई थी। अजमेर शैली आ गई। नागौर गानेराव। ये रहा अपना हाड़ौती स्कूल है। तो देखो हाड़ौती स्कूल का मतलब साफ साफ आप याद रखेंगे कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। हाड़ौती स्कूल में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो एरिया है वही अपना हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। तो वही जो क्षेत्र है वो अपना हाड़ौती स्कूल में आएगा। और देखो खास बात, हाड़ौती स्कूल अलग है। हाड़ौती स्कूल की खास बात है कि इसमें जो है वो पशु पक्षियों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ये कॉमन विशेषता है, जिसमें पशु और पक्षी जो चित्रण है वो बहुतायत में आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करते देखिएगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में यहाँ हाड़ा चौहान हुए हैं। तो उनके शासनकाल में शासन रहा था हाड़ा चौहानों का, इसलिए इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा उसको हाड़ौती कह दिया गया। बूंदी शैली चलेगी, कोटा है, झालावाड़ शैली हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत माना जाता है। अगर रियासतों में बात करें तो देखो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कोटा, बूंदी शैली सर्वाधिक विकसित हो रहा है। अगर भित्ति का मतलब भीत होता है, तो भीत की चित्र शैली यानी दीवार पर जो चित्र शैली बनी है वो कोटा, बूंदी की बड़ी फेमस हुई है। चित्रकला में सबसे पहले सोने चांदी का प्रयोग हाड़ौती शैली में हुआ था। पूछे आपसे कि चित्रकला में सबसे पहले सोने चांदी का प्रयोग कहाँ हुआ, तो सबसे पहले सोने चांदी का जो प्रयोग है वो हाड़ौती स्कूल में ही हुआ था। और प्राचीन गुहा चित्र भी हाड़ौती क्षेत्र में मिलता। पूछे आपसे कि प्राचीनतम जो गुफाओं के चित्र हैं, प्राचीनतम जो गुहा चित्र, गुफाओं के चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं, तो अपन कहेंगे हाड़ौती शैली में ही मिलते हैं। सबसे पुराने अगर अपने को पूछे तो अपन कहेंगे हाड़ौती स्कूल में ही ये चित्र जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा आगे की अपन बात करते हैं। सुनिएगा, देखो बूंदी शैली, सबसे पहले हम बूंदी शैली की बात करते हैं। तो देखिएगा बूंदी शैली के बारे में अगर बात की जाए तो देखिएगा, देखो बूंदी चित्रकला मेवाड़ की शैली से प्रभावित रही है। मेवाड़ से इनके संबंध रहे हैं, तो मेवाड़ की शैली से बूंदी शैली जो है वो प्रभावित रही है। इस शैली में ग्रंथ चित्रण, लघु चित्रों का काफी चित्रण हुआ। इसलिए आज संसार भर में संग्रहालय में बूंदी का चित्र मिलते हैं। यानी कि ये इतनी विकसित है कि संसार के हर कोने में बड़ी विकसित हुई है। इसलिए आजकल हर बड़ा एक संग्रहालय में बूंदी शैली का चित्र आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को शैली के अंदर मिलता है। बूंदी शैली का विकास सुरजन सिंह के समय हुआ था, और सर्वाधिक चित्र जो हो राव सुरजन सिंह थे यहाँ के 1554 से 1585 तक। उसके काल में सबसे ज्यादा चित्र बने। और देखो यहाँ शत्रुसाल ने बनाई थी छत्रशाला। छत्रशाला का निर्माण विवाह जो शत्रुसाल ने बनवाया था, इसके काल में विशेष रूप से इसका विकास हुआ है। और राव छत्रसाल द्वारा एक रंग महल का जो चित्रण है, भित्ति चित्र, वो भी यहाँ बड़ा फेमस हुआ। तो पूछे आपसे कि राव छत्रसाल का संबंध किस शैली से है, तो अपन कहेंगे कि राव छत्रसाल का संबंध बूंदी शैली से है। और इसने क्या बनवाया था, तो एक रंग महल का निर्माण करवाया था। बोलो किसका निर्माण करवाया था, रंग महल का निर्माण करवाया था। तो रंग महल का निर्माण करने वाला भी कौन, आपका राव छत्रसाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
भाव सिंह नाम का राजा हुआ है बूंदी में। तो बूंदी में भाव सिंह और उसका पुत्र था अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के लिए दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया था। मुगलों की तरफ से ये लड़े थे दक्षिण भारत में, जिससे बूंदी चित्रकला शैली पर दक्षिण शैली का प्रभाव भी समाविष्ट हुआ था। दक्षिण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बूंदी चित्रकला शैली के दो विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं, जिसमें एक का नाम है रागिनी भैरव, जिसको नगर परिषद भी कहते हैं, संग्रहालय इलाहाबाद में है। और दूसरा एक चित्र जिसका नाम है राग दीपक, जो अपने पास क्या है, भारत कला भवन संग्रहालय बनारस में स्थित है। यानी इस शैली के दो चित्र भी बड़े फेमस हुए हैं, जिनके अंदर पूछ सकता आपसे कि रागिनी भैरव का चित्र और राग दीपक जो चित्र है वो किस शैली के हैं। तो रागिनी भैरव और राग दीपक जो चित्र है वो बूंदी शैली के हैं। और जो रागिनी भैरव है ये तो नगर परिषद संग्रहालय है इलाहाबाद में, वहाँ संग्रहित है। और अपना राग दीपक जो है वो भारत कला भवन है संग्रहालय बनारस में स्थित है। इन दोनों चित्रों का जो चित्रण है राव रतन सिंह के समय हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सर्जन सिंह का पोता था जिसका नाम था रतन सिंह ने चित्रकला प्रेम के कारण जहांगीर रतन सिंह को सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित करता। देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न बन जाएगा, पूछेगा आपसे कि सर बुलंद राय किसको कहा जाता है। तो सर बुलंद राय जो है वो रतन सिंह को कहा जाता है। रतन सिंह कौन था, तो बूंदी का जो सुरजन सिंह उसका पोता हुआ करता था। इसकी चित्रकला से प्रभावित हुआ कौन, जहांगीर। और जहांगीर इसको एक उपाधि देता है जिसका नाम है सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित करता है। बूंदी शैली का स्वर्ण काल जो है वो उमेद सिंह के काल में कहा जाता है। इस उमेद सिंह ने खूब सारा देखो निर्माण भी करवाया हुआ है। देखो ये रहा उमेद सिंह ने देखो क्या करवाया है, एक चित्रशाला का निर्माण भी करवाया है। बूंदी के अंदर ही चित्रशाला का निर्माण करवाया उमेद सिंह ने। तो महाराज उमेद सिंह ने बूंदी के राजमहल के अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया, इसलिए स्वर्ण काल जो है वो उमेद सिंह का काल ही कहा जाता। तो उमेद सिंह के काल में यहाँ चित्र बना जिसका नाम चित्रशाला था। ये बातें आपको नॉर्मली देखनी है। हाँ, बूंदी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र भी अंकित है। इसी कारण चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। पूछे आपसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग क्या है, तो चित्रशाला कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित। और निर्माण किसने करवाया, तो कहीं उमेद सिंह ने निर्माण करवाया था। महाराज उमेद सिंह को यहाँ देखो जंगली सूअर का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। बूंदी शैली में नायिका की बात करें तो नायिका के नहाने का चित्र है, हूबहू नकल कोटा की झाला हवेली की दीवारों पर भी चित्र है। तो देखो इसमें जो नायिका वो स्नान करते हुए है, और ऐसे ही चित्र कोटा की झाला हवेली के अंदर भी जो है स्थित देखने को मिलते हैं। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रांकन बहुत महत्वपूर्ण बात है। बूंदी में पशु पक्षियों का चित्रांकन सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है, इसलिए पक्षी शैली भी इसको कहा जाता है। पक्षियों में सर्वाधिक चित्र भी देखो कबूतर और बतख का हुआ। तो एक तो कबूतर घोड़ा पंछी और एक बतख का जो चित्रण है वो बूंदी शैली में ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। देखो प्रमुख चित्र कौन कौन से रहे हैं, तो राग रागिनी है जिसमें नायिका भेद का चित्र है, ऋतुओं का वर्णन है, 12 मासा है, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, दरबार दिखाया गया है, शिकार के दृश्य हैं, हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है, उत्सवों का अंकन किया गया है, प्रकृति का चित्रण हुआ है, पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, अंग्रेज दंपति पियानो बजाते हुए दिखाए गए। इस शैली में मुख्य रूप से भित्ति चित्रण हुआ। भित्ति का मतलब भीत, और भीत आपने मारवाड़ी में क्या करें दीवार ने, तो दीवार पर जगह चित्र बनाया, भित्ति चित्र बड़ा फेमस है। देखो फ्रेस्को तकनीक पर आधारित इन चित्रों को यहाँ की भाषा में अरेशिया भी कहते हैं। देखो यहाँ की जो भाषा वो कौन सी है, अरेशिया भाषा में ये चित्र बने गए हैं। इनकी जो टेक्निक है वो कौन सी है, फ्रेंचको टेक्निक है, ये फ्रांस वाली टेक्निक है। तो पूछे आपसे कि फ्रेंचको तकनीक पर आधारित चित्र कौन से हैं, तो बूंदी वाले चित्र कहलाते हैं। और इन चित्रों की बात कर जाए तो यहाँ की जो भाषा है उसको अपन ने कहा कि अरेशिया इसको भाषा भी की संज्ञा भी दी गई है। तो फ्रेंच को चित्रण भी कहा गया है और अरेशिया की संज्ञा भी इनको दी गई। ये बात आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी है, कुछ नहीं है, टफ टॉपिक है, विशेषताएं हैं, याद करनी ही पड़ेंगी अगर प्रश्न है तो कुछ नहीं, दो बार वीडियो देख लो, एक बार नोट्स बना लो, 2 बार नोट्स पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, बस हो जाएगा, काम सेट हो जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है। और देखो वो जमाना गया जब आप कहते थे कि एक बार सिलेबस पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा ना, अब आपको कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा। देखो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 10 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं क्लास संस्कृति के जो वीडियोज हैं आपको लगभग 15 अप्रैल तक जो है वो सेट करके दे दूंगा। तो आप अप्रैल आपके पास तो एग्जाम तो दिसंबर में है आपका, अप्रैल है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने हैं। 7 महीने भले 7 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, महीने में एक बार भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये 10 बार आपको देखो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब देखो विशेषताओं की बात करें, बूंदी शैली में चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, तो आकाश में उबड़ते हुए काले बादल है, बिजली की कौंध है, बिजली घनघोर घटा छा रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, नदी में उठती जल तरंगे हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, उन पर चहकती चिड़ियाएं और वर्षा में नाचते मोर, कालबाजी दिखाते हुए बंदर हैं, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का चित्रण किया गया है। नारी में देखो आम के पत्ते की तरह उसकी आंख बनाई गई है, लहरते हुए बाल हैं,
निम्न कोटि और ललित अंग विन्यास दिखाए गए हैं उसके। पशु पक्षियों में देखो शेर का चित्रण है, हिरण का चित्रण है, वैसे तो हिरण यहाँ लिखा, शब्द तो हरिण होता है, हरिण का चित्रण है, बतख का चित्र है, प्रमुख वृक्ष में खजूर है, रंग यहाँ सफेद, गुलाबी, लाल, हिंगलू और हरा कलर दिया गया है। इस प्रकार की अपनी बूंदी शैली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें इस प्रकार के अपने को चित्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देखो बूंदी के साथ एक और स्कूल आती है जिसका नाम है कोटा स्कूल। देखो कोटा शैली है, स्कूल है अपना कौन सा, हाड़ौती स्कूल। तो हाड़ौती स्कूल में ही आता है एक चित्र शैली जिसका नाम है कोटा। देखो कोटा में एक तो झाला हवेली है तो भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। आपको पता होगा कोटा जो है वो माधो सिंह ने बसाया था भाई, पूछा भी जाता है कोटा किसने बसाया, तो माधो सिंह ने बसाया था। किसको हराया था, तो यहाँ एक कोटिया भील हुआ करता था, उस कोटिया भील को हराया था और कोटिया भील को हराने के बाद में इस कोटा की स्थापना यहाँ करी थी। देखिएगा कोटा को स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा शहर बसाया था माधो सिंह ने। इसके बाद महाराव भीम सिंह ने कृष्ण भक्त होने के कारण इस शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव अंकित हुआ था। कोटा शैली का स्वर्ण काल जो महाराजा उमेद सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। कोटा में मुसविर खाने के कलाकारों की भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों व शिकार के समूह के चित्र भी यहाँ निर्मित किए गए हैं, जिसमें रानियों और नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। बहुत एक निजी विशेषता है कि वो चित्र शैली बताओ जिसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। तो रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया वो शैली कौन सी, कोटा शैली है। देखो मुनसबीर का मतलब है चित्रकार। देखो चित्रकार कौन है, एक तो नूर मोहम्मद, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू राम और लच्छी राम। ये डालू राम यहाँ एक रागमाला सेट और बनाएगा, देखिएगा। देखो ये रहा 1768 में एक 1623 वाली वीर जी की है वो नसीरुद्दीन की, एक आपका एक तो नसीरुद्दीन की, एक निसारुद्दीन की रागमाला है और एक रागमाला किसकी है, डालू की। ये 1768 वाली यहाँ की विशेषता, यह आपको थोड़ा ध्यान रख लेना कि कौन सी रागमाला है, किसने बनाई है, प्रश्न पूछा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये आपको इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। देखिएगा डालू राम चित्रकार द्वारा रागमाला सेट का कोटा शैली का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। सबसे बड़ा रागमाला सेट यही है जो डालू राम ने बनाया कोटा वाली में। झाला हवेली में जिसमें भित्ति चित्रों के प्रमुख हैं। यह हवेली अपने आखेट चित्रों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। कोटा चित्र शैली में शिकार के दृश्यों में प्रमुखता से चित्रण किया गया। यहाँ शिकार दिखाया गया, महिलाओं को भी शिकार दिखाया गया, महिलाएं भी शिकार कर रही हैं। आगे देखो कोटा शैली में कुछ आखेट चित्र जो है वो क्वींसलैंड संग्रहालय अमेरिका में भी संग्रहित किए गए हैं। कोटा के जो शिकार दृश्य हैं वो क्वींसलैंड अमेरिका संग्रहालय में भी इसको दिखाया गया है, वहां भी संग्रहित किए गए हैं। स्त्री आकृति में देखो पीन अधर हैं, उसके होठ अधर हैं, मीठे मीठे पतले पतले होठ हैं, सुदीर्घ नाक है, लंबी लंबी कमर है, कपोल खिले हुए हैं, जो गाल हैं वो खिले हुए हैं। सुंदर अलकावली का चित्रण किया गया है। ऐसे लगता है कि मोहित स्त्री दिखाई जा रही है, जैसे दीपिका पादुकोण हो, जैसे करीना कपूर हो। अब तो नहीं, पहले, अब तो क्या करीना कपूर। पुरुषोकृति में देखो वृषभ के कंधे हैं, बैल जैसे कंधे हैं, उन्नत बोहें हैं, मसल युक्त देह है, मुख पर भारी भरी दाढ़ी, मूछें हैं, तलवार कटार का चित्रण किया गया। वृक्ष में खजूर है, पशु पक्षी में शेर और बतख दिखाए गए हैं। आंखें हैं जो मृग नयन जैसी हैं और रंग यहाँ देखो नीला, हल्का हरा और पीला। देखो ये रंग वगैरह तो नहीं पूछे गए हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने ज्यादातर जो प्रश्नों का टारगेट लिया है वो एक तो चित्रकारों की बात की कि भाई कौन सी शैली का कौन सा चित्रकार है, एक उस शैली की प्रमुख विशेषता कि भाई उस शैली की प्रमुख विशेषता क्या होगी, दो बात होगी। और तीसरी बात ये पूछा गया है कि भाई कभी कभार जीव से संबंधित कि वहां किसका चित्रण हुआ है, चित्रण किसका हुआ, जैसे कहीं कोई पक्षी में कबूतर का हुआ है, बनी ठंडी में किसका हुआ, तो वैसे चित्रण को लेकर के यही मुख्य रूप से जो है वो प्रश्न पूछे गए। तो इन्हीं चीजों के आसपास आपको देखना, बाकी मैं आपको पूरा ही लिखा देता हूं। आगे आते देखो झालावाड़ शैली, वही हाड़ौती की झालावाड़ है। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया था। 1838 ईस्वी में कोटा से पृथक होकर के स्वतंत्र रियासत बनने के बाद यहाँ के मंदिरों और महलों में भित्ति चित्रण हुआ। तो पूछा जाता है कि झालावाड़ किससे अलग होकर बना था, तो कोटा से अलग होकर बना था। झालावाड़ किससे बना, कोटा से बना, 1838 में बना हुआ है। यहाँ भी चित्रण है। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी का, राधा कृष्ण की लीला है, रामलीला, राजसी वैभव और दीवार पर जो चित्रण है वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं। यह अपनी हाड़ौती स्कूल जो कंप्लीट होती है। अब अपने जो स्कूल आती है उसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ ढूंढ नदी बहती थी। ढूंढ नदी का मतलब एक नदी है, वहाँ ढूंढ नदी बहती थी। वैसे कहते हैं कि ढूंढाड़ पर जो मीणाओं का शासन था।
तो लवकुश के वंशज हैं दुल्ले राय ने मीणाओं को मार करके यहाँ शासन बसाया था। इसका नाम ढूंढाड़, ढूंढ ढूंढ के मारा था मीणाओं को, इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ भी पड़ गया है। और कुछ तथ्य ऐसे भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, इसका नाम ढूंढाड़ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ एक प्राचीन काल में एक ढूंढ नदी बहती थी इसलिए। देखिएगा, ढूंढाड़ स्कूल पहली शैली ले रहे हैं जिसका नाम है आमेर की शैली। ढूंढाड़ स्कूल चौथी स्कूल है भाई, लास्ट स्कूल है, और चौथी स्कूल की शैली ले रहे हैं जिसका नाम आमेर शैली। जयपुर के बसने से पहले ही आमेर रियासत की राजधानी थी और जयपुर की चित्रकला की परंपरा का प्रारंभ आमेर शैली से होता है। जयपुर में सबसे पहले अगर कोई चित्र शैली चलती है तो वो कौन सी शैली है? आमेर शैली चलती है। आमेर शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित मिलता है, एक ग्रंथ प्रमुख मिलता है। इसी समय एक रजमनामा चित्र भी बनता है, रजमनाजा नहीं है, रजमनामा चित्र भी यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी प्रति अकबर के लिए आमेर रियासत में सूरत खाना में तैयार किया गया। देखो यहाँ जो चित्रकार थे उनके लिए एक महफिल सस्ती थी, उनके लिए एक दरबार होता था, उनके लिए एक महल होता था, उस महल को सूरत खाना कहते थे। क्या कहते थे? सूरत खाना। जहाँ कलाकार रहते थे, रहन सहन करते थे, उनको सूरत खाना कहते थे, ठीक है। और उसमें जो कलाकार होते थे वो कलाकार होते थे गुणीजन खाना के कलाकार। कौन से खाना के? गुणीजन खाना के कलाकार। जैसे अपने घर में होता है ना, हमने बैठक बनाई है, आए गयों के लिए बैठक बना दी है, तो वैसे ही चित्रकारों के लिए, पेंटिंग के लिए, कलाकारों के लिए आमेर रियासत ने, यूँ कहूँ पूरी जयपुर रियासत ने ही एक विशेष प्रावधान किया था जिसको सूरत खाना कहते थे। 169 बड़े आकार के चित्र आमेर शैली का दूसरा चरण मिर्जा जयसिंह के काल के अंदर यहाँ शुरू होता है। मिर्जा जयसिंह के काल के अंदर रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ भी बनवाए। देखो कौन है? राजा जयसिंह है, वो क्या करता? उसकी रानी थी जिसका नाम था चंद्रावती, उस चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ भी वो बनवाता है। जयसिंह प्रथम ने अपने काल के अंदर विभिन्न कलाओं को बढ़ावा दिया था। जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना की। देखो पूछा भी जाता है, तस्वीरारो कारखानों जगत सिंह मेवाड़ है, तस्वीरारो कारखानों जगत सिंह मेवाड़ में है, और यहाँ 36 कारखानों है, वो ढूंढाड़ से संबंधित है, आमेर शैली से संबंधित है 36 कारखानों। और 36 कारखानों बनाया किसने? तो क्या कहेंगे? जयसिंह प्रथम ने बनवाया था। इसमें एक सूरत खाना भी था जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ये बात मैंने आपको बता दी। सॉरी, जुकाम का असर है। देखिएगा, सवाई जयसिंह ने आमेर के किले में 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जो भित्ति चित्रों के अलंकरणों से सुसज्जित है। इस समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला के चित्रों का निर्माण भी हुआ। रागमाला ग्रंथ क्या है? देखिएगा, वो रागमाला सेठ, ये रागमाला ग्रंथ है। संगीत के वे विशेष ग्रंथ है जिनमें रागों के गायन वादन से उत्पन्न भावों कवियों का पदबंध किए गए हैं। कवियों ने यहाँ लिखा गया है कि भाई किस प्रकार से राग चलेंगे। चित्रकारों ने उन्हें मानव आकार में ढाला है। इन ग्रंथों को संगीत, काव्य और चित्रकला तीनों का अपूर्व सामंजस्य कहते हैं। रागमाला में क्या होता है? तो रागमाला में संगीत भी होता है, काव्य पाठ भी होता है और चित्रकला भी होता है। तीनों को मिला दिया जाए तो उसको रागमाला ग्रंथ कहते हैं। तो वो रागमाला सेट होता है। बात आई थी ना रागमाला होता क्या? तो रागमाला ऐसा है। तो एक रागमाला यहाँ भी है, और यहाँ कोई पर्टिकुलर वैसे तो है नहीं, देखो कि बनाई किसने है, बल्कि वो 3 मैन है रागमाला जो मैंने आपको बताई थी। एक रागमाला मैं फिर बता रहा हूँ, एक रागमाला नसीरुद्दीन की रागमाला है। एक रागमाला जिसका नाम है निसार दिन की, और एक रागमाला और है जिसका नाम आप पढ़ेंगे डालू राम वाली है। डालू राम की रागमाला किसकी है? डालू राम की रागमाला, ठीक है। ये वाली अपनी रागमाला है। एक रागमाला वीर जी की भी आई है, वीर जी की रागमाला भी बनी हुई है। तो ये रागमालाएं हैं, थोड़ी फेमस है, इनको आपको देख लेना वैसे करके, ठीक है। आगे देखिएगा, जयपुर शैली। देखो जयपुर शैली का उद्भव और विकास जो 1700-1900 के मध्य हुआ है। इस शैली में मुगल शैली और हिंदू शैली चित्रकला का मिश्रण है। देखो मुगल और हिंदू का मिश्रण मिलेगा। जैसलमेर वाली ने कोई प्रभाव ही स्वीकार नहीं किया, अकेली विशेषता है। यहाँ मुगल और अपनी राजधानी वाली यानी राजस्थान वाली हिंदू शैली का प्रभाव है। सवाई ईश्वरी सिंह ने सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था। अभी सूरत खाना पहले आमेर में था और बाद में सूरत खाना का ट्रांसफर हो गया और ये जयपुर में आ गया। किसके काल में आया था? सवाई ईश्वरी सिंह के काल में आया था।
महाराजा ईश्वरी सिंह के समय ही प्रसिद्ध चित्रकार लालचंद और साहिब राम थे। पूछेगा लालचंद और साहिब राम कहाँ के चित्रकार है, तो जयपुर के ही चित्रकार हैं। लालचंद के चौगान के अंदर आयोजित की जाने वाली जानवरों की लड़ाई, विशेषकर हाथियों की लड़ाई अद्भुत चित्र शैली में बनाए थे। यानी हाथियों की लड़ाई है जो चौगान के अंदर चित्र बने हैं, वो बड़े यहाँ के चित्र हैं, वो फेमस हुए हैं। हेलो हेलो, सेल चेंज किया, देखिए देखो देखो, साहिब राम ने बड़े व्यक्ति का चित्र आदमकद पोर्ट्रेट भी बना करके चित्रकला में नई परंपरा प्रारंभ की है। साहिब राम ने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र भी बनाया था, जो राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट भी कहलाता है। राजस्थान का पहला आदमकद का जो पोर्ट्रेट है वो किसने बनाया, तो साहिब राम ने बनाया, जयपुर से संबंधित है। और राजस्थान में सर्वाधिक व्यक्ति के जो चित्र हैं वो भी जयपुर शैली में ही पाए जाते हैं। सवाई माधो सिंह के समय यहाँ के कलाकारों ने चित्रों में रंग ना भर करके मोती, लाख तथा लकड़ी के मणियों को चिपका करके रीतिकालीन अलंकारिक मणिकटिम, या मैं कह दूं मणिकुट्टिकम, देखो कैसा नाम है, मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ाया था। माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिर, चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और पुंडरीक की हवेली भी कलात्मक भित्ति चित्रों से बनाए गए हैं। जयपुर की शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के काल में इसने हवा महल भी बनाया है। इसके समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त किए गए थे। इसमें गोपाल, चिमना, हुक्मा, रामसेवक, उदय, शालिग्राम और लक्ष्मण प्रमुख थे। सवाई प्रताप सिंह के समय मुख्यतः राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, नायिका में भेद है, रागिनी, 12 मासा का चित्रण हुआ था। और महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1857 में जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। पूछेगा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है इसकी स्थापना किसने करी है, पूछा भी जाता है, तो इसकी स्थापना वो राम सिंह ने करी है। पूछेगा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कौन बनाता, राम सिंह बनाता। राम सिंह कौन सा, सेकंड वाला, जो क्रांति के समय था, 1857 की क्रांति के समय था, वो ये चीज बनवाता है। वर्तमान में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बड़े बड़े पोर्ट्रेट हैं, आदमकद व्यक्ति के चित्र हैं, भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की एक अलग विशेषता है। यानी आदमियों के चित्र जो हैं वो जयपुर शैली के अंदर ही बने हुए हैं। आगे चलते हैं। देखो, जयपुर में भित्ति चित्रों में आला गीला है। आला गीला का मतलब होता है आली दीवार है, और आली दीवार के ऊपर ही अपन क्या करते हैं, वो चित्र है वो बना देते हैं। हाँ जी, देखिएगा। हाँ, तो आला गिला मैंने कहा था, आली दीवार के ऊपर दीवार गिल्ली है, उस पर हम चित्र बना देंगे, वो आला गिला है। इसको अरैस भी कहते हैं, इसको मोराकसी भी कहते हैं। कछावा मुगल संबंधों के परिणाम था, और यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जो मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित थी, जयपुर शैली। जयपुर शैली के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है।
और इस शैली के अंदर चित्रों में जस्ते का भी प्रयोग किया गया है और व्यक्ति के चित्र सभी है तथा कृष्ण भक्ति के चित्रों को पट भी कहा गया। देखो व्यक्ति आदमी के चित्र हैं तो आदमी के चित्र तो क्या कहलाते हैं, सभी है, और भगवान श्री कृष्ण के चित्र उनको कहा गया पट वाले चित्र, तो पट भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को कहा गया। चित्रकारों में देखिएगा जयपुर में साहिब राम, लालचंद, मोहम्मद शाह, रामजी दास, गोपाल दास, घासीराम, त्रिलोक, हीरानंद, रघुनाथ। चित्रों की विशेषताओं में देखो हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया। देखो हिंदू देवी देवता लेकिन बैठे किसमें हैं, यूरोप वाली कुर्सियों पर बैठे हुए यहाँ दिखाया गया है। इसका मतलब यूरोप का प्रभाव भी जरूर पड़ा ही होगा। फकीरों के भिक्षा देती हुई स्त्रियों का चित्र है, कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्र है और पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग दिखाए गए। ये पूछा जा सकता है कि भाई चेचक एक महामारी का रूप लिया था, तो चेचक वाले चित्र जो आप भी देखते होंगे अपने परिवार में या आसपास के लोगों के, पुराने जो लोग हैं लगभग अभी समझ सकते हो 50 साल के आसपास, उनके चेहरे पे छोटे छोटे चकते से चकते हैं, वो छोटी माता जिसको बोलते थे, चेचक जिसको बोलते थे, उसका जो चित्रण है वो भी दिखाया गया जयपुर वाली शैली में। विषयों की बात करें कि प्रमुख विषय क्या थे यहाँ, तो भगवान कृष्ण की लीला है, रामायण है, महाभारत है, पशु पक्षियों की लड़ाई है, शिकार और युद्ध के प्रसंग है, वात्सायन कृत कामसूत्र दिखाया गया है, जयदेव की गीत गोविंद पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। इस शैली का उद्भान जो है दृश्यों के चित्र काफी देखने को मिलता है। उद्यान चित्रों का, यानी शैली के अंदर उद्भान नहीं है, ये उद्यान के चित्र यानी बाग बगीचों का चित्र देखने को मिलता है। प्रमुख पशु पक्षी में घोड़ा और मोर है, वृक्ष में पीपल और वट है और प्रमुख रंग हरा है। नोट, जयपुर की शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, झिलाई, उनियारा, चौमू, सामौद और मालपुरा के ठिकानों पर भी पड़ा है, जिससे कि इन ठिकानों में भी चित्रकला का कार्य हुआ था, यानी आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ा, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी है। अगली अलवर शैली आती है। अलवर शैली की एक निजी विशेषता आपको बता देता हूं मैं। एक तो इसमें गणिका के चित्र हैं, गणिका का मतलब है वेश्याओं के चित्र भी है, और एक गुलिस्तान का चित्र भी है, वो भी आएगा, देखिएगा। अलवर शैली का प्रारंभ जयपुर से अलग होकर के राव प्रताप सिंह के समय में 1775 में हुआ था। प्रताप सिंह के समय शिव कुमार व डालू राम दो चित्र हुए थे, यहाँ भी प्रमुख जयपुर से अलवर आ गए थे वो। अलवर शैली का मौलिक रूप महाराजा बख्तावर सिंह के काल में निखर के आया था। राजगढ़ यानी अलवर के अंदर जगह है, राजगढ़ का किला भी है, वहां के किले के अंदर शीश महल में बनाए गए भित्ति चित्र इन्हीं के समय बनाए गए थे। बख्तावर सिंह के समय स्वयं महाराजा ने नाथों, जोगियों, फकीरों को जंगल में धर्म प्रचार करते हुए सैकड़ों चित्र बनवाए थे। अलवर शैली का स्वर्ण काल जो विनय सिंह के काल में कहा जाता है, और विनय सिंह बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। देखो स्वयं विनय सिंह भी क्या करते थे, एक बलदेव नाम का चित्रकार था, उस चित्रकार से क्या करते थे बलदेव सिंह जी, चित्रकारी जो है वो सीखते थे भाई। क्या अब देखो, विनय सिंह ने शेख सादी की पुस्तक, बहुत शानदार बात है, विनय सिंह ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां का गुलाम अली द्वारा लेखन भी करवाया था। तो देखो विनय सिंह ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां को जवाहरातों की शाही से सुमेलित या सुलेखित या चित्रांकित करवाया था। इसके चित्र में बलदेव व गुलाम अली ने बनाए थे, यह अलवर के संग्रहालय में रखा गया। तो देखो एक किताब थी जिसका नाम था गुलिस्तां, ठीक है, और ये किताब किसकी थी, तो किताब थी शेख सादी की। अब इसका चित्रण करवाया किसने, विनय सिंह ने चित्रण करवाया है, और किससे करवाया है, दो आदमी पढ़ेंगे, एक का नाम तो बलदेव साहब है, तो एक तो कौन है, बलदेव जी हैं, और दूसरे कौन है, दूसरे का नाम है गुलाम अली। गुलाम अली इसे चित्रण करवाया। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। देखो कैसे कैसे मैं फिर बता देता हूँ। गुलिस्तां नाम की किताब है, इस गुलिस्तां किताब का चित्रण हुआ था विनय सिंह के काल में। गुलिस्तां किताब शेख सादी की किताब है, और इसका चित्र बनाने वाले कौन है, तो विनय सिंह के काल में चित्र बनाए बलदेव, और गुलाम अली ने इसके जो है चित्र बनाए। आगे देखो, बलवंत सिंह के समय पोथी चित्र है, लघु चित्रों में लिपटवा पटचित्रों का निर्माण हुआ है, जो शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदराम ने बनवाए थे। तो कलाकार हो गए, पूछा भी जाता है, शालिग्राम है, जमुनादास है, छोटेलाल है, बक्साराम है और नंदराम है भाई, ठीक। महाराजा शिवदान सिंह के समय काम कला पर आधारित सैकड़ों चित्रों का भी यहाँ निर्माण हुआ है। नफीरी वादन बहुत शानदार है, नफीरी मतलब वो शहनाई का वादन भी यहाँ शैली का चित्रण हुआ है। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम ने हाथी दांत का चित्रण भी किया था। बहुत शानदार बात है कि हाथी दांत का चित्रण भी अलवर शैली की एक निजी विशेषता है, और हाथी दांत पर चित्रण करने वाला एक तो नाम था उदयराम, दूसरे का नाम था मूलचंद था, और चित्रकार मूलचंद हाथी दांत के चित्रण बनाने में बड़ा प्रवीण आदमी था भाई। महाराजा
जयसिंह के काल में राम प्रसाद, राम गोपाल, जगमोहन व राम सहाय नेपोलिया कलाकार प्रमुख थे। नेपोली कलाकार थे वे, नेपाल में भी करते थे काम। इस शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर, देखो बढ़िया बात है, वो कौन सी शैली है जिसमें ईरान की शैली का, मुगल शैली का, जयपुर शैली का, तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो अलवर शैली है। अलवर शैली में अंग्रेजों का प्रभाव भी था। अगर प्रमुख विशेषताएं करें तो पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल से बनाई गई है और स्त्रियों के कद ठिकने हैं, उठी हुई उनकी चोटियां हैं, वेणियां हैं। अधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग भी प्रमुख हैं। और देखो बॉर्डर पर वसलों के चित्र भी किए गए हैं, वसलियों का चित्र भी हुआ है, बेल बूटी से चित्र बना रहे हैं, तो चित्रों के बॉर्डर के ऊपर बेल बूटी बना दी ऐसे करके, है ना, इस प्रकार से चित्र बेल बूटा भी बना दिया। अलवर शैली के अंदर इस प्रकार की विशेषता भी की गई है। ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा देखो, ये बॉर्डर पर वसलों का चित्रण या वसलियों का सुंदर बेलबूटों की चित्रकला भी अलवर शैली की एक निजी विशेषता। बेलबूटों का मतलब है जैसे इस प्रकार का कोई चित्रण होगा, ये मान लीजिए आप, ये कोई चित्र था। अब इस चित्र के ऊपर इन्होंने क्या किया है, यहां चारों ओर जो है, यहाँ पे जैसे कोई फूल बना दिया है इस प्रकार से, जैसे कोई पत्ती बना दी है, जैसे कोई स्टार बना दी, इस प्रकार का यहाँ भी चारों यहाँ इस प्रकार से चित्रण हुआ, इसके चारों, ये चित्रण भी एक अलवर शैली की अपनी एक निजी विशेषता है। फ्रेम बनाते हैं ना, वो फ्रेम वाली विशेषता है। वेश्याओं के चित्र यहाँ मिलते हैं, देखो बहुत शानदार बात है। राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं के, वेश्याओं के महत्व को देकर के प्रचुर मात्रा में इसको जो है वो चित्रित किया गया है। प्रमुख चित्रकार में देखो डालू राम है, बलदेव है, गुलाम अली है, शालिग्राम है, शालगा राम जी है, जमुना दास जी है, मूलचंद, छोटे लाल और नंद राम है, वो यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। आगे बात करते देखो उनियारा शैली। उनियारा देखो टोंक में पड़ता है। नरू का ठिकाने, ये जयपुर स्कूल के अंदर ही आते हैं, मतलब हाड़ौती स्कूल में, ढूंढाड़ स्कूल में, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके, देखिएगा। नारू का ठिकाने में इस शैली का विकास मार्ग प्रशस्त किया था। यहाँ के राव राजा सरदार सिंह के समय धीमा, मीरबख्श और काशी राम लखन भीमा नामक कलाकारों ने चित्रकारी का कार्य किया था। यहाँ का मीरबख्श द्वारा चित्रित है राम सीता का चित्र है, लक्ष्मण में हनुमान, शैली उत्कृष्ट चित्र बताए गए हैं इसके। इस शैली पर बूंदी जयपुर शैली का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है, उनियारा शैली का। आगे देखो शेखावटी शैली है, झुंझुनू वाली। शेखावटी शैली के प्रमुख रूप से भित्ति चित्रण हुआ है। जयपुर के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ता है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के क्षेत्रों ने सेठों की विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया था। इस क्षेत्र में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, मुकनगढ़, नवलगढ़, मंडावा, पिसाऊ आदि स्थानों की हवेलियों पर भित्ति चित्रण हुआ है। इसलिए शेखावाटी को ओपन एयर हार्ट गैलरी भी कहते हैं। पूछा जाता है कि शेखावाटी की चित्रकला को क्या कहते हैं, ओपन एयर हार्ट गैलरी भी कहते हैं, ओपन एयर आर्ट गैलरी भी इसको कहा जाता है। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में तिथि और रचनाकारों के नाम भी मिल जाते हैं। शेखावाटी के भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवारी है, लोक जीवन की झांकी भी देखने को मिलती है। शेखावाटी की हवेलियों में अंदर और बाहर दोनों तरफ चित्रण किए गए हैं। इस क्षेत्र की हवेलियां फ्रेंस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध। पूछेगा फ्रेंस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, तो शेखावाटी की हवेलियां हैं। कौन सी पेंटिंग, फ्रेंस्को पेंटिंग वाली, जो फ्रांस वाली पेंटिंग था उस प्रकार की यहाँ पेंटिंग देखने को मिलती है। मतलब उस जमाने में इतना आवाजाही का साधन भी नहीं था, प्लेन भी नहीं थे, फिर भी उस शैली का प्रभाव यहाँ कैसे आया, सोचने का विषय है, देखने का विषय है। इसलिए और इवन शेखावाटी की हवेलियों में तो आप देखोगे इतनी छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं और इतनी छोटी खिड़की बनाकर उसके भी चित्रण कर दिया गया, तो बड़े काम की बात है। छोटा कलाकार बनाया गया, बहुत तगड़ी चीज बता दी गई। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में कत्थई कलर मिलता है, नीला व गुलाबी रंगों की प्रधानता है। प्रमुख विशेषता में बड़े बड़े हाथी व घोड़े हैं, गवाक्ष के दोनों ओर हैं, चित्रांकन किया गया है। मल्ल युद्ध भी दिखाया गया है, कुश्ती दिखाई गई है। दधी मंथन, गोदहन के चित्र हैं, दूध निकालते समय। राक्षसों में कामकला, सेक्स को दिखाया गया। साधु संतों व लोक कथाओं के चित्रण है। स्त्री चित्रण व बल खाती बलों की लट है, ऐसे स्टार वाली, ऐसा था ना, ऐसा लट करके, तो वो लट वाले चित्र हैं। एक और अंकन परिवहन के साधनों को भी दिखाया गया है। जोगीदास की छत्री उदयपुरवाटी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर देवा नामक चित्रकार का चित्रण भी किया गया था। फतेहपुर सीकर में नादिन प्रिंसला, ये पूछा भी गया, देखो नादिन प्रिंसला फ्रांस है, तो फतेहपुर सीकर में है क्या, देखिएगा फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर में नादिनला फ्रांस, नादिनला प्रिंस जो फ्रांस का था, यहाँ की हवेलियों के भित्ति चित्रों को संरक्षित करने में एक दिशा उल्लेखनीय कार्य किया। पूछा जा सकता है कि नादिनला प्रिंस जो था, वो नादिनला प्रिंस जो फ्रांस का था, उसने किस चित्र शैली को संरक्षित करने का काम किया था, तो नादिनला प्रिंस ने अपने फतेहपुर की जो हवेलियों के जो चित्र हैं, उन चित्रों को संरक्षित करने का जो है वो प्रयास भी किया था।
दीवार पर भित्ति चित्र, देखो भराड़ी। अब कुछ एक चित्र हैं जो दीवार पर भित्ति चित्र आते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई दीवार पर जो भित्ति चित्र हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, एक तो होता है भराड़ी। अब ये चित्र शैली अपनी पूरी हो चुकी है। अब कुछ मैन स्कूलों के चित्र और हैं, उनके बारे में अपन बात और करेंगे कि दीवार पर चित्र कैसे होते हैं, कागज वाले चित्र कैसे होते हैं, इस तरीके के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, दीवार पर बनने वाले चित्र हैं उनको अपन क्या कहते हैं, किस तरीके के हैं। तो देखो, एक तो भराड़ी है। देखो, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाया जाने वाला एक मांगलिक चित्र होता है जिसको भीत भराड़ी भी कहते हैं। इसका एक नाम और है जिसको कहते हैं भीत भराड़ी, यानी भराड़ी इनका कोई इष्ट देव है, उसका चित्र वो भीत पे बनाते हैं, दीवार पे बना देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है भीत भराड़ी। तो देखिएगा, भराड़ी भील जनजाति के विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाया जाने वाला एक मांगलिक चित्र जिसको भराड़ी कहते हैं। सांझी देखिएगा, लोक चित्रकला में गोबर से बनाया गया पूजा स्थल है, श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती हैं। कुंवारी लड़कियां सफेद पुती दीवारों के ऊपर जो अपन कलर कर देते हैं सफेदी वाला, वो सफेदी जो दीवार है अपनी उसके ऊपर गोबर से इस देवी का आकार उकेरती हैं और सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे वर के लिए वो कामना भी करती। तो सांझी का चित्रण होता है जिसमें महिलाएं जो है वो सफेद दीवार के ऊपर गोबर से अंकित कर देती हैं और सांझी अपने देवता है या पार्वती का प्रतीक है उसका वो चित्र बनाती हैं और अच्छे वर की कामनाएं भी वो करती हैं। तो इस प्रकार का चित्र है। एक है संझा कोट। देखो, सांझी की तरह एक रूप है। सांझी पूजन के अंतिम 5 दिनों में बड़े बड़े आकारों में सांझी बनाए जाते हैं जिसको संझा का कोट भी कहते हैं। अब ये सांझी अगर बड़े आकार की बना दी गई है तो फिर इसको संझा का कोट भी कहा जाता है। मांडना अपन जानते हैं, मांडने तो मांडते ही रहते हैं, तो वो है अलंकृत करना है। मांडने का मतलब है मांडने घर की चौखट पर, आंगन पर चबूतरा है, लोक पूजन स्थल को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। थापा, दीवार के ऊपर जैसे हाथ थाप देते हैं ना यूं करके, इस प्रकार से थापा, उसको बोलते हैं थापा। हाथ की अंगुलियों हथेली के निशान थापा कर लेते। ऐसे आपने देखा होगा, इस प्रकार से हाथ आपने भरा है तो हाथ ही आपने छाप दिया, तो इस तरीके का हाथ होता है, उसको बोलते हैं थापा। ऐसे करके है ना, तो मार्कर आ जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे थापा होता है ना, इस तरीके का वो थापा होता है ना। गोदना भी होता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुआ था गोदना की क्रिया। जैसे कहते थे भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी कि भाई हम किसी से प्रेम करेंगे तो अगर गिफ्ट देंगे, सोने का आभूषण दे दिया, चांदी की अंगूठी दे दी, कुछ भी दे दिया, मरने के बाद में परिवार वाले उसको निकाल लेंगे। इससे तो बेहतर है कि हम शरीर पे ही गोदना गुदवा लें। तो वो लोग क्या करते थे, शरीर पर सुई के द्वारा टंकन करते थे और उसमें कोयला पीस के मिला देते थे, तब वो मर जाता था। आप देखो कि पुराने लोगों के अंदर या पुरानी महिलाओं के अंदर यहाँ चित्र बना हुआ है, ठोडी पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ नाम। आजकल तो वो सीधा मशीन से आता है, टेटू बनवाते, वो टेटू ही गोदना होता था पुराने जमाने में। ये थापा है, एक गोदना मैंने आपको बता दिया। देखो, लकड़ी के चित्र हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। लकड़ी से बनने वाले चित्र कौन से, देखो 2 चित्र हैं, एक तो पढ़ेंगे कावड़ और एक पढ़ेंगे बेवाण, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण। देखो, कावड़ क्या है, यह मंदिर नुमा काष्ठ आकृति होती है जिसमें कई द्वार होते हैं, सभी द्वारों पर देवताओं के चित्र अंकित होते हैं। कावड़ पूरी लाल रंग की होती है, इसको बोलते हैं कावड़। और बेवाण क्या, देखो यह भी एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है जो सामने से खुलता है और 3 ओर से बंद होता है। जल झूलनी एकादशी पर, अनंत चतुर्दशी पर राम भगवान श्री कृष्ण विष्णु के छोटे विग्रह को बेवाण में विराजमान कर उनका जुलूस निकाला जाता है। आप देखिएगा, देखो दोनों एक जैसे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए इस तरह का वो शादी वाले कार्ड आता है, इस प्रकार से मान लो ये हमारे पास एक देवघर हमने बनाया है, ठीक। अगर इस देवघर के ऊपर एक ही गेट है और एक ही तरफ से वो दिख रहा है, तो एक ही तरफ से दिखने वाला तो होता है बेवाण, एक ही तरफ से दिखने वाला तो होता है बेवाण। एक चित्र एक ही सामने से खुलेगा बस, और इसमें 3 ओर से पूरा बंद हो जाएगा, साइड से एक तरफ से हमने खोल दिया, ये तो होता है बेवाण। और अगर ये चारों तरफ से ही खुलता रहे और ये चलता फिरता देवघर हो जाए, चलते जाएं चित्र, चलते जाएं, चित्रों का वर्णन करते जाएं, तो चलता फिरता जो देवघर हो जाए ना, उसको कहते हैं कावड़। यानी इतना सा फर्क है दोनों में, है दोनों लकड़ी के ही, लेकिन जो 3 ओर से खुले उसको तो बोलते हैं कावड़। कई द्वार सारे होते हैं और सभी द्वारों पर देवताओं के चित्र है, इसकी करते हैं अपन, ठीक। तो ये तो मंदिर नुमा काष्ठाकृति का ये तो कावड़ है। और जो सिर्फ एक ओर से ही खुलेगा है ना, उसको अपन सामने से एक ही ओर खुलेगा, 3 ओर से जो बंद होगा उसको अपन बोलेंगे बेवाण। और बेवाण का प्रयोग करते हैं जल झूलनी एकादशी पर और अनंत चतुर्दशी पर इसका प्रयोग होता है। जब भगवान राम कृष्ण विष्णु की जब झांकियां निकाले जाती तब इस बेवाण का अपन जो प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला। देखो, कागज पर निर्मित कौन से, तो देखो पान्ना है, जैसे लक्ष्मी जी का पान्ना है। हम
पूजा पाठ करते हैं तो लाते हैं ना होली दिवाली पे, जो बहुत दिवाली पे पाने लाते हैं उनको दीवार पे चेप देते हैं, वो पेज ही पाना होता है। देखो कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र पाने कहलाते हैं। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, जिन पर 24 श्रृंगारों का चित्र पाया जाता है। पानों में गुलाबी, लाल और काले रंग का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये चित्र रंग है पाने में, जैसे गुलाबी रंग का है, लाल रंग का और काले रंग का प्रयोग भी इनमें किया जाता है। कपड़े पे निर्मित चित्र, देखो कपड़े पे चित्र कौन से बनेंगे, तो बातिक बोलते हैं, जो मोम की परत चढ़ा के बनाया जाता है। पूछा भी जाता है बातिक क्या है, तो कपड़े पर एक चित्रण है और कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके चित्र बनाया जाता है। पिछवाइयाँ सबने पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पीछे की दीवार पर एक कपड़ा लगा होता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण होता है, उसको अपन पिछवाइयाँ कहते हैं। तो देखो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रतिमा के पीछे की दीवार पर कपड़े से ढका जाता है, कपड़े पर भागवत कृष्ण के जीवन चरित्र संबंध चरित्र चित्र बने होते हैं, इसको पिछवाई कला कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पाया जाता है। और हमने पढ़ा भी है कि हमारा जो नाथ द्वारा है, जो कि हमारा राजसमंद में पड़ता है, यहाँ की पिछवाइयाँ बड़ी फेमस है। एक देखो कजली पेंटिंग है। कजली चित्रकारी राजस्थान की विशिष्ट कलाओं की शुमार है। काजल से बनाए जाने के कारण इसका नाम जो है वो कजली पड़ जाता है। इसमें चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, बिना ब्रश के चित्र बनाते हैं, हाथ से ही चित्र बनाते हैं, काजल के द्वारा कपड़े पे बनाते हैं, उसको बोलते हैं कजली। ये कजली वाली पेंटिंग हो गई। ऐसे देखिएगा और पेंटिंग आती है। भित्ति चित्र है, जो दीवार वाले चित्र होते हैं उनके बारे में बात अपन और करते हैं कि दीवार वाले चित्र हैं वो चित्र क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा, देखो भित्ति चित्रण की विधियां हैं। एक तो नाम है जिसका नाम है ना फ्रेंस्को बुनो, एक तो नाम है जिसका नाम है ना फ्रेंस्को बुनो। देखो ताजी प्लस्तर हुई नम भित्ति पर चित्र करना फ्रेंस्को बुनो कहलाता है। देखो क्या नाम है, फ्रेंस्को बुनो। तो फ्रेंस्को बुनो को याद करना है, फ्रांस से आई है तो नाम फ्रेंस्को बुनो। करना क्या है, ताजी प्लस्तर, हमने दीवार बनाई और दीवार पर हमने प्लस्तर कर दिया, प्लस्तर का मतलब लिपाई कर दी। अब उस लिपाई के ऊपर हमने उस दीवार पर ही हमने चित्र बना दिए, जो प्लस्तर की हुई है उस पर हमने मांझने मार दिए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंस्को बुनो कहते हैं। भाई जैसे हम डिजाइन काट रहे हैं तो आजकल के डिजाइन बनाते हैं ना अपन कलर में ही, पेंट भी हमने परमानेंट ही कर दिया, फिर उसमें कलर भरते रहेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंस्को बुनो। तो देख लो, ताजी प्लस्तर की हुई नम भित्ति दीवार के ऊपर चित्रण करना फ्रेंस्को बुनो कहलाता है। यह पद्धति जो फ्रेंस्को बुनो है, इसी को कहते हैं अरायस पद्धति भी कहते हैं। इसी को आला गिला, आला गिला मतलब आली दीवार पे हमने बनाया तो आला गिला भी कहते हैं। इसी को अपन मूरा कसी भी कहते हैं। और सेकावाटी में इसको अपन पणा भी कहते हैं कि भाई अब पणा कर देते हैं, इसको पणा आ गया दीवार पर, पणो आगो भाई, तो पणा भी कहते हैं इसको, इससे संबंधित है। तो पणा आता है ना, जैसे सीमेंट की लिपाई हमने कर दी है और फिर एक पतला सा हम सीमेंट घोल के और फिर पूरी दीवार पे कर देंगे, फिर उस पर डिजाइन काट देंगे तो बोल देंगे अब इस पर पणा कर देते हैं, पणा ले लिया हमने, तो वो पणा भी कहते हैं। इसको मोरा कसी भी कहते हैं, इसको आला गिला, इसको अराइस भी कहते हैं। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक दिव्य रखने की पद्धति है, क्योंकि जब तक दीवार रहेगी तब तक वो चित्र दीवार पे बना हुआ रहेगा। अराइस पद्धति इटली से भारत में आई है और अकबर के काल में से लेकर के जहांगीर के काल में ये आती है। अकबर की काल से आना शुरू होती है और फिर जहांगीर के काल तक ये आ जाती है पूरी। राजस्थान में सर्वप्रथम अराइस पद्धति का प्रचलन आमेर जयपुर में होता है। तो पूछे राजस्थान में अराइस यानी कि आली गिली जो दीवार है, इसका जो चित्रण है वो जयपुर से शुरू होता है। भित्ति तैयार करने वाला राहोली टोंक का चुनना अराइस चित्रण में उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि भित्ति तैयार करने वाला फेमस जो चित्र है वो टोंक में बना हुआ है, जो चूने की दीवार पर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं राहोली, जो टोंक का बड़ा फेमस है। राहोली चित्र टोंक का है, जो कि किसका बना हुआ है, जो कि अपना चूने से बना हुआ है, तो वो वाला है चूने वाला अराइस, यानी आला गिली दीवार है चूने की, उसमें हमने बना दी। अब देखो एक और है जिसको बोलते हैं फ्रेंस्को सेको। तो एक तो देखो हमारे पास है आली दीवार पर, उसको तो बोलते हैं ना फ्रेंस्को बुनो, आली दीवार वाला तो है ना फ्रेंस्को बुनो। और दीवार सूख गई उसके बाद में पेंटिंग करेंगे, उसका नाम है फ्रेंस्को सेको। तो दीवार सीख गई, दीवार पूरी कंप्लीट बन चुकी, तो दीवार कंप्लीट बन चुकी, उसके बाद में उस पर हम सेक रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं फ्रेंस्को सेको का चित्रण होता है। तो देखो प्लस्तर की हुई भित्ति पूर्ण रूप से सूख जाने के बाद में चित्रण करेंगे, उसको बोलेंगे फ्रेंस्को सेको। तो एक तो बुनो है, एक तो बुनो। तो बुनो तो होता है कैसे, बोलो, गिल्ली दीवार पर चित्रण। कैसी दीवार पर होगा, गिल्ली दीवार पर चित्रण होगा। कौन सा, बुनो वाला। अब बुनो कौन सा, तो फ्रेंस्को बुनो सेम ही है। दूसरा नाम है फ्रेंस्को सेको, सॉरी, दूसरा है फ्रेंस्को सेको। और सेको तो दीवार कंप्लीट हो चुका है, चित्रण कंप्लीट। तो प्लस्तर हमने कर दिया, प्लस्तर सूख गया है, तो प्लस्तर सूखने के बाद में जो चित्रण होगा उसको बोलेंगे फ्रेंस्को सेको। तो देखो
सेको वाला सूखने के बाद में साधारण भित्ति चित्र सीधे किसी भित्ति पर करेंगे तो साधारण वाले होते हैं, तो सीधे किसी दीवार पे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स को सेको और फ्रेंड्स को बुनो। बुनो वाला गीली दीवार पर पना करना है और ये वाला सूखने के बाद में अपन करते हैं। तो देखिएगा हमने लिखा इसमें प्लस्तर की हुई भित्ति पूर्ण रूप से सूखने के बाद में जो चित्रित करते हैं उसको फ्रेंड्स को सेको कहते हैं, और साधारण भित्ति चित्रण जो सीधे किसी दीवार पर होता है ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों चित्रकला का जो टॉपिक है वो यहाँ जो आपका चित्रकला का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो ये राजस्थान की चित्रकला पूरी होती है। हमने लगभग इसके 2 वीडियो लिए होंगे, ये तीसरा वीडियो है, तो 3 वीडियो हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, करना क्या है इसमें देखो क्वेश्चन की विषय वस्तु में फिर आपको बता देता हूँ। एक तो कोई विशेषता पूछेगा पर्टिकुलर कि कौन सी शैली की विशेषता, और विशेषता भी कौन सी निजी, बाकी कलर वलर में नहीं जाना है। एक चित्रकारों के नाम, चित्रकार, एक रागमाला वाले कौन से कलाकार हैं जिन्होंने कौन कौन सी रागमाला सेट बनाई, कहाँ कहाँ बनवाई हुई है। ठीक, और एक चित्रकार हो ही गया। और एक सिर्फ पक्षियों का विशेष ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग पक्षी जैसे खंजन पक्षी आया, कहीं मोर आया, कहीं कबूतर आया। बाकी वृक्षों का चित्र है वो नहीं पूछा गया है, बाकी जानकारी आपसे नहीं पूछी जाती है। तो बाकी आपको थोड़ा सा आ भी जाए नहीं भी है, बाकी चित्रकला से एक प्रश्न आता है। देखो चित्रकला से प्रश्न कितना आता है, प्रश्न तो आता है 1, लेकिन हमने जो मैटर किया हुआ है, हमने जो पूरा चित्रकला के अंदर कुछ और चीजें हमने ऐड की हुई हैं, उन सबको मिलाकर के करेंगे तो प्रश्न मिलेंगे आपको 2 से 3। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन है, मिनिमम 2 क्वेश्चन है। तो इसलिए जाहिर सी बात है आपको 2 बार वीडियो देख लेना है। एक बार तो देखते देखते नोट्स बना लेने हैं, दूसरी बार एक बार स्पीड से देख लेना, फिर आप नोट्स पढ़ते रहना, फिर वीडियो मत देखना। आराम से कम आप 3 या 4 बार पढ़ लो इसको, तो क्वेश्चन आपका वो आराम से सही हो जाएगा। तो ये अपनी चित्रकला का टॉपिक था, वो हमने किया है। बाकी चर्चा जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें अपना जो टॉपिक होगा अगला वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा राजस्थान की हस्तकलाएं। अगला अपन टॉपिक करेंगे क्या, राजस्थान की हस्तकलाएं। अब देखो ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे अपने, हस्तकला हो जाती है, उसके बाद में देखो चित्रकला होगी, अपनी हस्तकला है, उसके बाद में छोटे छोटे जैसे पहले अपन मेले प्लस त्योहार कर लेंगे राजस्थान के। त्योहार में एक ही मात्रा आती है, मेले प्लस राजस्थान के क्या करेंगे अपन, त्योहार कर लेंगे। और मेले त्योहार के बाद में अपन जो है वो राजस्थान के अंदर ही जैसे आभूषण ले लेंगे। आभूषणों के बाद में अपन करेंगे राजस्थान के मंदिर करेंगे, और मंदिरों के बाद में अपन जो है वो अपने राजस्थान के मंदिर हो गए हैं, और मंदिरों के बाद में टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक और बचेगा जिसको अपन बोलते हैं भाषा साहित्य। तो कौन सा टॉपिक अपना, भाषा साहित्य का टॉपिक है। लास्ट में अपन टॉपिक के ले लेंगे, किलो में जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन एक आना होता है, आए ना भी है, तो उसको अपन लास्ट में करेंगे। तो इतने टॉपिक बचे, देखो 1 2 3 4 और 5 टॉपिक है, मैक्सिमम मानो आप 10 दिन के अंदर है, इसको अपन टाइम फिक्स कर देंगे। बाद में कुछ एक हिस्ट्री के वीडियोज हैं वो और अपन देख लेंगे। ठीक है, अपन इसमें इतना ही करते हैं। धन्यवाद आपका, जय हिंद।